मंच संचालन करता चंद्रवंशी जी, आज जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में इस गढ़वा के रंका हाई स्कूल मैदान में हम सब डिलिस्टिंग के लिए विचार करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ऐसे जनजातीय सम्मेलन में मुख्य रूप से हम सबों के इस जनजाति सुरक्षा मंच के संरक्षक और राज्य सरकार में मंत्री रहे हमारे आदरणीय गिरिनाथ सिंह जी और इस महती कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के आदरणीय श्री कृपा प्रसाद सिंह जी, श्री राजकिशोर हांसदा जी, श्री महरा गुराव जी और अभी जोरदार सिंगी दल की भूमिका में हम सबों को मार्गदर्शन की है ऐसे श्रीमती पिंकी खोया जी, सोहराई पहान जी, संदीप उराव जी, हमारे अलखनाथ पांडे जी, रघुराज पांडे जी, मुकेश सिन्हा जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, विनय चौबे जी के साथ साथ यहाँ जो है आयोजक समिति में मुख्य रूप से हमारे यहाँ के जिला संगठन मंत्री श्रीमान योगेंद्र जी, धनंजय गौड़ जी, अनिल कुमार जी, विजय उराव जी और समाज के यहाँ के अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र सिंह जी, श्री सुनील माली जी और जिला परिषद की यहाँ श्रीमती उमा देवी जी, श्री डॉक्टर दीनानाथ चौधरी जी, सुलपानी सिंह जी, नंदू कुमार जी, उत्तम पांडे जी, सूरज कुमार जी, राजेंद्र जी, भागवत सिंह, श्री जेठू सिंह, सी पूजन करवा जी, आलोक चंद्रवंशी जी, राजेश चौधरी जी, ओम प्रकाश चौरसिया जी, सरवन जी और प्रमुख लीलावती जी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कमल नयन जी, आलोक राव जी, विनय सिंह मानकी जी, विश्वजीत सहदेव जी और ज्योतिन्द्रनाथ सहदेव जी के साथ साथ ऐसे महती सभा में हमारे इस गढ़वा और रंका के कई प्रमुख जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। गांव-गांव से समाज के बारे में सोचने विचारने के लिए आज अपने अपने गांव का नेतृत्व करते हुए इस हाई स्कूल मैदान में पहुंचे हैं। ऐसे हमारे प्यारे भाइयों बहनों और समाज के क्षेत्र में आज जो हम सब चर्चा कर रहे हैं इस बातों को गांव तक कैसे पहुंचे, इसके लिए जो है विभिन्न पत्र पत्रिका मीडिया से आए हमारे पत्रकार छायाकार भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं नीचे में जो पंक्तिवत जो चित्र रखे गए हैं, जो हमारे इस देश के समाज के अग्रणी भूमिका निभाने वाले मूर्धन्य लोग हैं, उनको मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में अपनी महती भूमिका निभाया और यही नहीं, समाज को खड़ा करने के लिए इन्होंने किस प्रकार से स्वावलंबी हो करके हम आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो, इस बात का भी चिंता करते हुए गांव-गांव में हमारे समाज को खड़ा करने के लिए उन्होंने एकत्रित करने के लिए प्रयत्न किया और देश की आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ऐसे बुधन्य हमारे अगुआ नेता, उनको भी मैं नमन करता हूं। हमारे यहाँ नीलांबर पीतांबर जी ने जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए
इसलिए आज भी यहाँ के लोग ने लोक कथा में कहता है कि बालाबू के धरती में जन्म मेला बिरुआ नीलांबर पीतांबर दोनों भैया ये गीत गाते हैं। और इसी क्षेत्र में पूरे पलामू के अंदर जो मेदिनी राय जी का भी राज था, उन्होंने भी यहाँ के लोगों को किस प्रकार से स्वस्थ रहे, हिष्ट पुष्ट रहे, ताकि लोगों के साथ, दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पूरा अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसलिए हर घर में उन्होंने गाय और भैंस देने का काम करते थे। किसलिए? समाज इसके साथ जो है बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े, संपन्न रहे, हिष्ट पुष्ट रहे। इसलिए गाय भैंस दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। इसीलिए यहाँ पलामू के क्षेत्रों में एक गीत भी गाता है, धनी धनी हो राजा मेदनिया, घरे घरे बाजे मतनिया। तो ये पलामू के अंदर की बात है। आज हम सब लोग जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जनजाति समुदाय किस प्रकार से जो है संक्रमण काल से गुजर रहा है। और जनजाति सुरक्षा मंच इसकी चिंता करते हुए कैसे जनजातियों का जो है अपना आरक्षण अधिकार संविधान के आधार पर उनको अधिकार मिले, सुरक्षा मिले, जिससे कि आज भी जो है जनजाति समुदाय पूरे देश के अंदर रहते हैं। और आजादी के इतने वर्ष होने के बावजूद वो समाज के मुख्य धारा के साथ तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता जनजाति सुरक्षा मंच ने कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि देश के अंदर बहुत सारे जनजातियों के विषय में आवाज उठाता है, लेकिन ये इतिहास को भूल गया है। ये आजादी के बाद के बातों तक ही ये इतिहास बोलता है। ये आजादी के बाद जनजातियों के लिए जो प्रावधान किया गया है उसी की बात करता है। उसी के आधार पर कई प्रकार के जो है बातों को समीक्षा करते हुए, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव करते हुए हम जनजातियों को जो है सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ करके हमें गलत रास्तों पर भी ले जाता है, भ्रमित करने का काम करता है। उस भ्रम जाल में फंस करके हम लोग जो है अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी जो है मूल चीजों को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। ये देश भर में ये चल रहा है षड्यंत्र, और खास करके हमारे झारखंड के अंदर में तो ज्यादा इस प्रकार से गतिविधियां चल रही है। आजादी के पीछे हम चले जाते हैं, 50 साल पीछे जाते हैं, उसे 100 साल पीछे जाते हैं, 200 साल पीछे जाते हैं, उसके और हजारों हजार साल हम पीछे जाते हैं। तो वहां के बातों को हम सुन करके, देख करके समझ सकते हैं कि हमारा इस देश के अंदर जो संस्कृति क्या था, इतिहास क्या था, हमारा स्वाभिमान क्या था, हमारा परंपरा क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी। अभी हमारे आदरणीय गिरिनाथ सिंह जी बता रहे थे कि यहाँ जो है जनजाति समुदाय के साथ श्री रामचंद्र भगवान जी किस प्रकार से समरस होकर के रहते थे। यहाँ नील वील और जो है बालू सिकरी जी किस प्रकार से उनके राम जी के सेना के रूप में चलते थे, और कैसा समन्वय और कैसा प्रेम समरसता का भाव था। उस इतिहास के बातों को भी देख करके समझ सकते थे कि उन दिनों में हम यहाँ आज लोग आदिवासी भी एक शब्द निकाल करके जो हम लोगों को भ्रमित करने का काम करता है, जबकि यह संवैधानिक शब्द जनजाति है। मैं स्पष्ट रूप से इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें इन सारे बातों को स्पष्ट रूप से समझना और जानना चाहिए, ताकि यहाँ हमारे बीच में कई प्रकार के जो षड्यंत्रकारी लोग आते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, उसको समझना चाहिए। तो ये जो है आदिवासी शब्द का नाम जोड़ता है, और आदिकाल से जो इतिहास बनी हुई है उस इतिहास को भी भ्रमित करके आजादी के बाद की कहानी को हमें बताने का काम करता है। ये जो है जनजाति शब्द लोग कहते हैं कि ये जो है अंग्रेज आया, उसके बाद से जब सेंसस शुरू हुआ तो 71, 81, 91, 1800 का जो है 71, 81, 91 और 1900
जनगणना को लोग गिनाते हैं कि जनजातियों को किस कैटेगरी में रखा गया था। उस समय केवल इसी षड्यंत्र के साथ जनजातियों को कैटेगरी में रख रहा था। किस देश के अंदर जो है अंग्रेज आया और अंग्रेज का मूल भाव था कि यहाँ शोषण, यहाँ जो है किस प्रकार से यहाँ के लोगों को भ्रमित करके यहाँ के बीच में शासन करना। तो समय उन्होंने पूरा अध्ययन किया और देखा कि जनजाति समुदाय के अंदर एक ऐसी जो है एक सामाजिक ताना बाना है, एक संस्कृति परंपरा ऐसा है, सूत्र इस प्रकार से बना हुआ है कि इसको अगर जब तक नहीं तोड़ते हैं तब तक इस देश के अंदर हम ठीक ढंग से शासन नहीं कर सकते। बाकी लोगों का बहुत कुछ है लेकिन वहां पर हम भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों की व्यवस्थाओं को हम जब तक ताना बाना को नहीं तोड़ते हैं तो इसके बीच में हम नहीं घुस सकते। इसलिए उस तोड़ने के लिए किस प्रकार से हमको उन दिनों में अंग्रेजों ने कैटेगरी के आधार पर जो है नामांकन करने का काम किया था। और जब ये 19वीं जो चल रहा था उस समय भी जो है 1921 हो 31 हो उसमें भी हमें कई नामों से लोग नामांकित किया, लेकिन इन लोगों ने देखा कि 31 तक में इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे जनजाति लोग धर्मांतरित कर गए थे। तो धर्मांतरित किए हुए लोगों को कैसे सरकारी सुविधाओं का प्रोविजन किया जाए, कैसे उनका प्रावधान किया जाए, इसके लिए वो आगे चलकर को विचार करने लगा, योजना करने लगा कि कैसे इसको जो है एक विशेष अधिकार देकर के इन लोगों को आगे बढ़ाएंगे और इसको देख करके बाकी लोग भी धर्मांतरित होगा और धर्मांतरित होने के बाद में हम जो है पूरे लोगों को ईसाई बना देंगे, धर्मांतरित कर देंगे और यहाँ जो है अपना समुदाय के रूप में इन लोगों को खड़ा करके इस प्रकार से षड्यंत्र रचने लगा। और उन दिनों में जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लिए जो स्पेशल स्टेटस जो बनाया गया था उस स्टेटस के अंतर्गत इन लोगों को जो संवैधानिक प्रावधान किया उसमें कहा गया कि ये इंडियन क्रिश्चियन, भारतीय ईसाई और भारतीय ईसाई का जो कैटेगरी दे करके धीरे धीरे हमारे लोगों को भी धर्मांतरित करने का काम किया। और मुस्लिम लोगों को जिस प्रकार से जो उन दिनों में कम था उनके लिए जो सुविधा प्रावधान किया सरकारी, उसी प्रकार से जो धर्मांतरित जो ईसाई हैं उन लोगों के लिए जो है उसी प्रकार से सुविधा देने लगा। और जो मूल हम जनजाति है इन लोगों के लिए कोई भी सुविधा व्यवस्था नहीं किया, बल्कि हमारे लिए ये परिभाषा उन लोगों ने बनाया। हमारे लिए परिभाषा क्या किया कि भारत में रहने वाले प्रचलित हिंदू धर्म को आदिम स्वरूप में मानने वाले समुदाय सनातनी लोग, ये लोग जनजाति है बोला गया। और जो हमारे लिए सुविधा व्यवस्था नहीं बनाया। और ये आगे चल करके जब देश आजाद हुआ तो आजाद हुआ उसमें भी बड़ा चालाकी के साथ हमारे जनजातियों को छल किया गया। आप जानते हैं भारतीय संविधान को पढ़ते समय देखते होंगे कि ये जो अनुसूचित जाति के जो समुदाय के लोग हैं उस समय संविधान सभा में भी जो है बहस होकर के स्पष्ट किया गया कि जिन अनुसूचित जाति के लोग अपनी जो पारंपरिक जो अपनी धर्म है, अपना पद्धति है, इन सारे सनातनी पद्धति को जब वो त्याग देगा तो संविधान के अंदर जो है अनुसूचित जाति का जो प्रावधान है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये उस समय प्रोविजन किया गया, संविधान में वो किया गया, जिसके चलते आज अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग धर्मांतरित नहीं कर पाते हैं। जो निश्चित ही सोच लेते हैं कि मुझे धर्मांतरण नहीं करना है तो वो अपवाद में एक आध दो लोग ऐसा होता है, लेकिन वो धर्मांतरण इस देश के अंदर नहीं हो पाता है, रुका हुआ है। यानी वो अपने परंपरा के आधार पर चल रहा है और संवैधानिक लाभ भी वो लोग ले रहा है। लेकिन आज संविधान सभा के उपसमिति में रहने वाले जयपाल सिंह मुंडा जी को लोग बहुत गुणगान गाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी ने उस समय जो है संविधान सभा की उप समिति जो जनजातियों के लिए विचार हो रही थी उस सभा में थे। उनसे लोगों ने कहा कि ये जो अनुसूचित जाति के लोगों ने इस प्रकार से
क्या प्रावधान सोचते हैं। तो उस समय जो है अंग्रेज षड्यंत्रकारी लोगों के साथ गांठ होने के कारण इन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और वही हुआ। वो कोई दिक्कत नहीं हुआ बोला, वही आज जो है भारी दिक्कत में हम जनजाति समुदाय को फंसा दिया। भाइयों बहनों, इस बात को आज हमें जानने की जरूरत है कि किस प्रकार से अंग्रेज आया, उसी समय से हमारे जनजाति समुदाय को बरगलाने का काम किया, ठगने का काम किया, शोषण करने का काम किया, और आज भी उसी का छद्म रूप में, दूसरे रूप में लोग आकर के हमारे जनजाति समुदाय के बीच में ठगने और बरगलाने का काम कर रहा है। जैसे आज हम सब लोग जो है अपने, जिस प्रकार से पिंकी खोयानी जी ने बताया कि 90% जो है जनजातीय जो आरक्षण का लाभ है उसको कन्वर्टेड यानी परिवर्तित जो हुए, ये जो है ईसाई समुदाय के लोग या अन्य जो लोग जो है जनजाति समुदाय से जो है कन्वर्टेड होकर के ईसाई हो गए हैं, वैसे लोग इस लाभ को ले रहा है और हम लोग जो है पीछे रह जा रहे हैं। जब हम ये डिलिस्टिंग की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि देश भर में हम 7 से 8% जनजाति है, डिलिस्टिंग हो जाएगा तो आप जो है लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम है वो लोग जनजाति है, तो दमन द्वीप से लेकर के दादर में जो है हमारे जो मुस्लिम भाई है वो लोग भी जनजाति है। नॉर्थ ईस्ट में पूरे के पूरे 7 सिस्टर स्टेट्स में जो है पूरा जो जनजाति स्टेटस में है सबके सब ईसाई है। इन लोगों को जब डिलिस्टिंग कर देंगे तो आप तो 4% में पहुंच जाएंगे, इस प्रकार से करने वाले लोग भी। अब कौन लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे लोगों को भी 2-3 प्रकार के कैटेगरी में बांटा है। एक तो जब पढ़े लिखे लोग केवल जो है आरक्षण का लाभ लेने वाला है, वो लोग इस बात से डर रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो जो यूपीएससी से लेकर के बाकी केंद्रीय जो सर्विस है उसमें हमारी संख्या घट जाएगी, और ऐसा कहकर हमारे नीचे के लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, अगर हम 4% भी आते हैं तो आज का दिन में हम जो है पूरे के पूरे 100% में 20% ही लाभ ले पा रहे हैं, जबकि हम 80% के आसपास है, और वो जो है पूरा का पूरा 20% है, लेकिन 80% का लाभ ले जा रहा है। कम से कम 4% में हम रहते हैं तो 100 के 100% तो हमें लाभ मिलेगा। इस बात को आज समझने की जरूरत है। इसलिए आज हमें भारतीय संविधान में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान किया, इस प्रकार से संविधान संशोधन करने के लिए हमें नीचे जमीनी स्तर से ये आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह आजादी के बाद में कार्तिक उरांव जी ने 1967 में ये 20 वर्ष आजादी के बाद को सोचा, और 20 वर्ष की काली रात पूरा अध्ययन करके उन्होंने आजादी के बाद से और आजादी के 20 वर्ष के बाद की तुलना करने के बाद इस देश के अंदर जो जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, इन लोगों की क्या परिस्थितियां हैं, क्या परेशानियां हैं, इन बातों को अध्ययन करते हुए उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा कि देश भर के जनजाति समुदाय इन सारी चीजों से ग्रसित है, परेशान है, प्रावधान से वंचित है, इसलिए इनके लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने उनको पत्र लिखा, उसके बाद से वो आगे बढ़ा और 1969 में उन्होंने एक स्पेशल जो है वहां पर एक स्वतंत्र विधेयक भी लाने का काम किया। उस समय जो है उन दिनों के लोकसभा और राज्यसभा के 348 सांसदों ने उनका समर्थन किया, और जब बहस होने लगा तो सारे लोगों ने समर्थन किया, और अंतिम बहस जो है 24 नवंबर 1970 के दिन का भाषण को आप देखेंगे तो पूरा रोंगटे खड़ा हो जाएंगे, जिस प्रकार से जनजाति समुदाय के पक्ष में उन्होंने जो है भाषण दिया था लोकसभा के अंदर में। वो सारे लोग समर्थन करने के लिए तैयार हो गए थे,
और वहां मेघालय के सरकार ने एक विधानसभा के अंदर से प्रस्ताव भेजा कि ये जो है प्रस्ताव यहाँ पर किसी भी प्रकार से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से हो जाता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में हम सारे लोग मारे जाएंगे। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री के यहाँ जो वेटिकन सिटी से भी फोन आता है कि आप क्या कर रहे हो, और उन्होंने उनका अंतिम भाषण खत्म भी नहीं हुआ है और लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, और ऐसे जो है महत्वपूर्ण विषय को पास होने से रोक दिया गया। और आगे चल करके आप देखते होंगे कि कार्तिक राव को किस प्रकार से जो है प्रताड़ित करते हुए स्वीट भोजन देकर के मार दिया जाता है, ऐसे महान नेता के सोच को दबा दिया जाता है, और हमारे बीच में आकर उन्हीं के लोगों ने भ्रमित करने का काम कर रहा है। इस बात को भी आज हमें समझने की जरूरत है। इसलिए आज हमें डिलिस्टिंग जरूरी है। डिलिस्टिंग मतलब हमारे जनजाति सूची में जो धर्म परिवर्तन किए गए लोग हैं, उन लोगों का लिस्ट से, सूची से नाम हट जाना चाहिए। ये हम सबों को आज संकल्प लेने का जरूरत है। और ये सरकार के अंदर में भी जो है, अभी कमल नायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी पता है, हम सारे लोगों को भी जानकारी है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक ऐसा फैसला आया, केरल के एक चंद्रमोहन बनाम वहां के सरकार का, और नॉर्थ ईस्ट में पंचायत का चुनाव हो रहा था, वहां भी जनजाति समुदाय नहीं है ऐसा करके जो है कंप्लेन किया गया था। उसका भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये केस गया, और उन दिनों उस समय लोगों ने बहुत बारीकी से समीक्षा किया कि जनजाति समुदाय का एक चैलेंजेस को कैसे हम स्पष्ट करके हम बता सकते हैं। इसलिए आजादी के बाद में क्या क्या कहा, उसके बाद में क्या प्रावधान किया, इन सारे बातों को जज कर उन दिनों जजों ने कहा कि वास्तव में जनजाति समुदाय किसको कहना चाहिए। उस समय उन्होंने कहा कि जो जनजाति समुदाय का सदस्य वर्षों से अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास, रूढ़िवादी परंपरा को त्याग दिया है, वह जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं कहलाएगा, ऐसा स्पष्ट रूप से फैसला आया। इसके बावजूद आज वैसे लोग हमारे जनजाति समुदाय का पूरा फायदा उठा रहा है, और हम जो है यहाँ पर केवल भ्रमित करने वाले लोग आकर के नारा देते हैं, उसी नारा में लगे रहते हैं। आजादी के बाद में कभी किसी ने जनजातियों का विकास नहीं सोचा, इसलिए कि उसको वोट बैंक बनाना था। इसलिए हमारे जनजातियों के विकास के लिए कोई नहर, डैम, सड़क बनाना चाहता है तो वही जो लोग हैं षड्यंत्रकारी लोग कहता है जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, और वो लोग ये नहीं सोचता है कि हमारा जनजाति समुदाय इससे किस प्रकार से जो है आगे बढ़े। आज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उन सारी चीजों को उन दिनों से, आजादी के पहले से, हमारा जो फॉरेस्ट नेशनलाइज नहीं हुआ था उस समय से हमारा जीविकोपार्जन का साधन है, उसको हम कैसे आज जो है हम आगे बढ़ाते हुए हम अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए उस समय किसी ने नहीं सोचा। उस समय लोगों ने हमें वोट बैंक बनाने के लिए केवल विनिमय करके ठगने का काम, कराने का काम किया, कोई भी प्रावधान करने का काम नहीं किया, जिसके चलते हम लोग उन दिनों में नमक से हम महंगा से महंगा फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बदल देते थे। आगे चल करके फॉरेस्ट नेशनलाइज हुआ तो उससे भी हम जो है चीजों को हम संकलित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज देश के अंदर इन सारी चीजों पर सुधार हो रहा है। कैसे हम जो है जंगल के उत्पाद को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए उन दिनों में जो है जो प्रावधान था उस समय जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, कुछ त्रुटियां थी, उसको अभी के तत्कालीन सरकार ने जिस प्रकार से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यहाँ आपका जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट रेगुलेशन से ये अपने जो है सामुदायिक वनाधिकार का अधिकार गांव वालों को कैसे उसके सीमाना के अंदर में जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे सम्मिलित करके प्रसंस्करण करते हुए वनधन केंद्र के माध्यम से, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से वहां के लोग विकसित होकर के आगे बढ़े, ये प्रावधान हो रहा है।
भी हमें समझ करके अपने गांव घर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इन सारे योजनाओं से जुड़ करके बढ़ने की जरूरत है। आज लोग कहते हैं कि ये आदिवासी हिंदू नहीं, तो मैंने पूर्व में कहा कि हमको तो वही लोग, हम तो परंपरा से जब राम जी थे उस समय के बातों को लेकर के हम बता रहे हैं कि हमारा इतिहास क्या था। हमारे महादेव पार्वती, वीर हनुमान, बजरंग बली, इस सारे हमारे जो है आदिदेव महादेव, वहां से हम आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वर्षों से हमारे यहाँ जो है, जैसे अभी हमारे गौर साहब बोल रहे थे कि ओझामती के फेर में मत रहना, तो ओझामती भी उस समय का था। उस समय से कैसा ओझामती था? राम राम के बेला में बोला थी। तो कौन राम राम कहने के लिए उसको सिखाया? आरएसएस सिखाया? विश्व हिंदू परिषद सिखाया क्या? उस समय जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी स्थापना नहीं हुआ था। उस समय हमारे गांव के लोग अपने जो आदिदेव को, हमारे जो पुरुषोत्तम राम को, जो सत्य की बातों को आगे बढ़ाने का काम किए थे, उनका नाम लेकर राम राम के बेरा में बोला थी बोल करके अपना मंत्रोच्चारण को शुरू करते थे। तो ये हमारा जो है संस्कृति है, ये हमारा जो है धर्म है, ये हमारी परंपरा है। इसको आज लोग बोलता है कि तुम तो आदिवासी हो, हिंदू नहीं हो। अगर तुम हिंदू कहो अथवा ना कहो, तुम वही प्रकृति पूजक हो। प्रकृति पूजक को ही सनातनी कहते हैं और हम सनातन धर्म के हम जो है एक अंग हैं। इसलिए हम सनातनी हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति की पूजा करने वाले लोग प्रकृति के घूर्णन के अनुसार चलता है, अनुपालन करता है। इसलिए मैं ये उदाहरण भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जनजाति समुदाय खेतों में काम करता है, हल चलाता है, तो कैसे घूमता है? ये राइट टू लेफ्ट घूमता है, यानी प्रकृति का घूर्णन भी राइट टू लेफ्ट है। हमारा जंगल झाड़ का है, प्रकृति का कैसे घूर्णन है, इसको अगर आपको स्पष्ट जानना है तो आप जंगलों में चले जाइए, किसी भी लतर को देखिएगा, राइट टू लेफ्ट घूमता है। उसको जो है लेफ्ट टू राइट घुमा दीजिएगा, तीसरा दिन देखने जाइएगा फिर राइट टू लेफ्ट घूमेगा, दाहिना से बायां ही घूमेगा। हमारे गांव के अंदर पूजा पाठ करता है तो दाया से बाया ही चावल को रखेगा, टीका भी करेगा तो दाया से बाया ही करेगा। ये जो है एंटी क्लॉक राउंड हमारा, ये जो है प्रकृति का घूर्णन। तो ये हमारा सनातनी परंपरा है। इस परंपरा को भ्रमित करने का काम कर रहा है और कई जगह कई तरह की मांग, कोर्ट की मांग कर रहा है, फलाना चिलाना कर रहा है। इस बात से हमें भ्रमित होने से बचना चाहिए। और हमारा धर्म सनातन है, प्रकृति पूजक है। हमारा जो है संवैधानिक जो चीजें हैं, हमारा जो है सामाजिक चीजें हैं, ये कैसे बना रहे और हमारा अधिकार कैसे मिले, इसलिए जो है हम जो है इस डिलिस्टिंग का इस आंदोलन में, सूची से बाहर करने का आंदोलन में और अधिक से अधिक हम भाग लेकर के हम ये देश के जो है जो पार्लियामेंट तक कैसे आवाज को पहुंचाए, इसमें जो है आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और हम इसको डिलिस्टिंग करने के बाद जो जनजातियों का जो मूल सुविधा व्यवस्था अधिकार है उसको पा करके हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर होंगे और हम सुखी संपन्न से जीवन व्यतीत करेंगे। अभी क्या है कि हमारे नाम पर दूसरे लोग, जो परिवर्तित लोग, वो जो आनंद से रह रहा है, सुखी संपन्न रह रहा है, और हमको जो है यहाँ पर किस गड्ढे में ढकेल दिया है। इस गड्ढे से हमें उठने के लिए ऐसे सारे बातों पर विचार करना चाहिए, जिससे कि हम अपने बाल बच्चों को ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। अभी माननीय गिरिनाथ जी कह रहे थे शिक्षा से ही संभव है सारे चीजों को। जब हम ज्ञानी हो जाएंगे तो कोई भी हमको ठग नहीं पाएगा, कोई भी इतिहास को बदल नहीं पाएगा। हम फिर वही श्री राम के इतिहास के साथ हम जो है उस समय जो उनको साथ दिए थे लड़ाई में, उस समय जो सीता माता को खोजने के लिए जो हम साथ दिए थे, उस समय हम किस प्रकार से एक दूसरे से जीते थे, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी परंपरा क्या था, उस बात को ध्यान में रखते हुए आज भी हम आगे बढ़ेंगे तो समरसता के साथ बढ़ेंगे और विकास के रास्ते आगे साथ में बढ़ेंगे और सुखी संपन्न होकर के हम जिएंगे और यह देश आत्मनिर्भर होगा, आधुनिक भारत होगा और हम फिर से कहेंगे कि राम राज आ गया है। और उसी राम राज के लिए
इसलिए हम इन सारे बातों को ध्यान में दे करके आगे चलो। जनजाति सुरक्षा मंच निश्चित रूप से हम सभी लोगों को जगाने का, बताने का काम कर रहा है। इसके साथ चाहे हम व्यवसाय वर्ग के हो, राजनीति से किसी भी दल से जुड़े हो, हम जो है किसी भी वर्ग के हो, सारे लोगों को जुड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों ने बहुत ही धैर्यता के साथ मेरी बातों को सुना। यदि मैं कोई गलत बात कह दिया तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमें बढ़ना है, तभी हम भी बढ़ेंगे और अपने समाज को भी बढ़ाएंगे, देश को भी बढ़ाएंगे। इसलिए बार बार मैं कहूंगा कि हमें आगे बढ़ना है, अब पीछे नहीं जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।